हेलो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को वर्ण शब्द और वाक्य सेकंड चैप्टर का कुछ भाग कर चुके थे, ठीक है। और कुछ पार्ट्स रह गया था, वो मैं आज कराऊंगी आपको, ठीक है। चलिए, देखिए इसमें भाषा के तीनों रूप हो गए थे। वर्ण शब्द वाक्य हो गए थे, ठीक है। स्वर व्यंजन हो गए थे, स्वर व्यंजन के पार्ट्स हो गए थे कि कौन कौन से हैं, ठीक है। और ये सब हो गया था आपका। सार्थक निरर्थक हो गया था, विकारी अविकारी हो गया था, ठीक है। आज इसके बाद हमें पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। आज इसको देखते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, ठीक है। जैसे व्यक्ति, किसी का व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इससे थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, आपको पता भी है, लेकिन फिर भी एक बार आपके सिलेबस में है तो इसको मैं फिर से करा देती हूँ। और विशेषण क्या होता है? ये फर्स्ट संज्ञा था आपका, ठीक है। दूसरा है आपका सर्वनाम। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, हम आदि। फिर आता है विशेषण, ठीक है। देखिए, पहला जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त है सर्वनाम। अब जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम विशेषण, ठीक है। विशेषण। और फोर्थ आता है आपको क्रिया। फोर्थ आती है आपकी क्रिया। वे शब्द जिनसे किसी काम का होना या करना प्रकट हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, रोना, जाना, ठीक है। अब आता है वही विकारी और अविकारी, ठीक है। जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं और इन्हें ही अव्यय कहा जाता। अव्यय का मीन्स क्या है? अव्यय। आपके अव्ययी भाव समास में भी था अव्यय। अव्यय मीन्स क्या होता है? खर्चा। और अ लग गया है तो क्या हो गया? अव्यय, जो खर्च ना हो, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी। मतलब क्या है कि इनमें कोई भी परिवर्तन या विकार नहीं होता, जो खर्च नहीं होता, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। और अविकारी को ही ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता है? अव्यय। जैसे और, तथा, धीरे धीरे, कम, अधिक, वह, हाय, ठीक है। अब आता है अविकारी शब्द के प्रकार। 4 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? क्रिया, विशेषण, ठीक है। क्रिया और विशेषण। क्रिया किसे कहते हैं? क्या होता है क्रिया? जहाँ काम करना प्रकट होता है। और विशेषण क्या था? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो अब इन दोनों का पार्ट्स, क्रिया, विशेषण। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जहाँ समूह, मतलब उन दोनों को जोड़ दिया जाए। संबंध बोधक जहाँ संबंध प्रकट किया जाए। और विस्मय बोधक जहाँ एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का प्रयोग होता है। कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी, 1 और उसके नीचे पॉइंट होता है, ठीक है। एक बार मैं एक वीडियो आपकी जो विराम चिन्ह है उनकी भी बना देती हूँ, वो बाद में बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें विस्मय बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और आपका आता है विस्मय बोधक। अभी इन्हीं को पढ़ते हैं हम। सबसे पहले क्या था आपका? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषण क्या थे? जो संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? विशेषण। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। अब क्रिया भी क्या आपको पता ही है ना? जैसे धीरे मतलब चलना, रोना,
ठीक है। और जब हम उसमें कर दें कि वो धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो उसकी वो जो क्रिया है, चलना है, उसकी क्या प्रकट कर रहा है, वो धीरे धीरे उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। ठीक है, जैसे तेज है, अब है, यहाँ है, आदि क्या है, आपकी क्रिया विशेषण है। ठीक है। अब दूसरा आता है आपका समुच्चय बोधक। वे शब्द जो सब शब्दों और वाक्य या वाक्यांशों को परस्पर जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जो दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे बीच में हम राम जाता है तथा मोहन भी उसके साथ जाता है, तो तथा उसने क्या किया, दोनों को परस्पर जोड़ दिया। ठीक है। ठीक, तो उनको क्या किया उसने, उनको परस्पर जोड़ दिया। उन्हें क्या कहा जाता है, संबंध समुच्चय बोधक। तो वो क्या है, और, तथा, परंतु, किंतु, तथापि, क्योंकि ये सभी जो शब्द हैं ये क्या करते हैं, दो जो वाक्य हैं उनको परस्पर जोड़ते हैं। थर्ड आता है आपको संबंध बोधक। ठीक है, जो एक संबंध प्रकट करते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, समीप, पास, ये क्या कर रहे हैं कि जो हमारा संज्ञा या सर्वनाम है, ठीक है, तो उनके क्या कर रहे हैं, वाक्यों के दूसरे शब्दों से संबंध प्रकट कर रहे हैं। जैसे वह कैसे, समुद्र बहुत नीचे है ना, वृक्ष के समीप नदी है ना, मेरे पास एक बंदूक है। तो क्या कर रहा है वो, सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम को क्या कर रहा है, दूसरे उसके साथ उसका संबंध प्रकट कर रहा है। जैसे वृक्ष के पास नदी है। ठीक है, तो वृक्ष की जो वृक्ष का संबंध है वो किसके साथ प्रकट कर रहा है, वो नदी के साथ। तो उसके साथ वो क्या कर रहा है, उसका संबंध प्रकट कर रहा है। फिर आता है आपका विस्मयबोधक। विस्मयबोधक आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है, जिसमें सीधी सी बात है एक्सक्लेमेटरी सिंग लगा हुआ होता है। ये इस सिंग से हम इसकी पहचान कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ हम हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, क्षोभ आदि प्रकट करते हैं, उन्हें कहते हैं विस्मयबोधक। जैसे हाय, धिक, वाह वाह आदि। ठीक, ये क्लियर है आपके क्रिया विशेषण। जहाँ क्रिया, दोबारा से देख लीजिए, जहाँ क्रिया की विशेषता, जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करें, उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे तेज, धीरे धीरे। दूसरा आता है समुच्चय बोधक, जो परस्पर वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ते हैं और जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ दूसरे शब्दों से उनका संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। और जो शब्द हर्ष, उल्लास और प्रसन्नता, क्षोभ आदि को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयबोधक कहते हैं। आपको ये बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब हम इनको रिवीजन करने के लिए बैठते हैं या कोई भी पेपर सॉल्व करने के लिए बैठते हैं, तो यही चीज़ हमें समझ से बाहर हो जाती है। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, कुछ सेंटेंस लें, आपकी बुक्स वगैरह में होंगी, उनके थ्रू इनको अलग अलग निकालने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि क्रिया विशेषण किस में लगा हुआ है, समुच्चय बोधक कौन सा है, तब ये कंसेप्ट थोड़ा हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आता है उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द के प्रकार। ठीक है, उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से जो शब्द होते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स है आपका। ठीक है, बस मैं वही कह रही हूँ कि समझ में बहुत आसानी से आ जाएंगे। अब आपको लगेगा समझ में, लेकिन मेन आपको कंसेप्ट कब समझ में आएगा, जब आप इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए कोई भी आपके पास टेक्स्ट बुक है या आपके पास कोई भी प्रैक्टिस बुक है, ठीक है, उसके थ्रू इन्हें तब समझें, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, और वहीं समझ में आता है कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता है, और कहाँ हमारा कन्फ्यूज़न भी, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, तत्सम क्या, तद्भव क्या, देशज क्या, विदेशज या विदेशी क्या, इन्हें दे, तो यहीं से हमें समझ में आता है। जब हम
प्रैक्टिस बुक के थ्रू करते हैं ना, तो तभी हमें समझ में आएगा कि तभी ये मतलब ये कंसेप्ट हमारा तभी क्लियर होगा। या फिर मैं एक आपको फिर जैसे डाल दूँगी एक आपको इसका भी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मतलब आपको प्रैक्टिस सेट करने के लिए दूंगी, उसको करना, ठीक है, तभी आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा ये। अब देखिए तत्सम का अर्थ है, देखिए अब सबसे पहले आता है तत् और सम, तत्सम, ठीक है। तो कैसे कन्फ्यूज, तत्सम और तद्भव में कन्फ्यूज़न होता है हमें कि तत्सम क्या और तद्भव क्या। तो तत्सम देखिए इसमें क्या, ये मैं थोड़ा सा इजी सी एक ट्रिक बता देती हूँ आपको। जो सा रहा है ना, तो इसका मतलब है तत्सम में तत्सम समान, ठीक है। तत्सम जो संस्कृत के समान शब्द जैसे हैं वैसे ही हिंदी में जैसे हैं वैसे के वैसे ही प्रयुक्त कर लिए जाते हैं, वो क्या होते हैं आपके तत्सम शब्द। देखिए तत्सम का अर्थ है उसके मतलब संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत भाषा के वो शब्द जो हिंदी में जो के त्यों मतलब जैसे हैं वैसे ही अभी भी प्रयुक्त होते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे माता, कवि, विद्या, मुनि, नदी आदि। और एक देखिए 2-3 शब्द हैं जो आपको तत्सम शब्द में मिलेंगे। एक तो ये वाला शब्द आपको मिलेगा, ठीक है, और एक ये वाला शब्द, ठीक, और 6 ये, ठीक है। ये शब्द आपको अगर मिलते हैं ना किसी भी उसमें लगे हुए, तो ये क्या होते हैं आपके, ये सोच लीजिए कि ये आपका तत्सम शब्द है। देखिए जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे क्षत्रिय, ठीक है, तो ये संस्कृत शब्द, इसको 6 कैसे यूज़ किया जाता है हिंदी में, जो तत्सम होता है, सॉरी तद्भव होता है, उसमें इस तरह से लिख दिया जाता है। लेकिन शुद्ध रूप कौन सा है उसका, ये। या देखिए एक होता है, मैं आपको बताती हूँ, वैसे 6 के स्थान पर ख का यूज़ करते हैं। जैसे क्षीर होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, खीर, ठीक है। एक कौन सा है देखिए उसका बताती हूँ मैं आपको, जैसे ज्ञान है ना, उसको कैसे बोल देते हैं, ज्ञान, मतलब गै को गै के रूप में लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके तत्सम और तद्भव। पहले तत्सम ही है कि तत्सम कौन से होते हैं, जो जैसे संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनको वैसे का वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त कर लिया गया है, ठीक है। फिर आता है आपका तद्भव। तद्भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए तद्भव कहलाते हैं, है ना। जैसे अग्नि, ठीक है, अग्नि को क्या कहते हैं हम, आग, लेकिन शुद्ध संस्कृत का शुद्ध रूप क्या है, अग्नि, लेकिन अब हम उसका विकृत रूप क्या है, आग। घोटक, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, घोड़ा। दुग्ध, दूध। दांत, दंत होता है लेकिन हम क्या बोलते हैं, दांत। तो जो विकृत रूप हैं, संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द जिनको विकृत करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है, तद्भव, ठीक है। बस याद रखना सम, तत्सम, ऐसे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तत् और सम समान, तो संस्कृत के समान अर्थात जैसे हैं वैसे ही प्रयुक्त कर लिए गए। तद्भव जो है तो मतलब कुछ शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन उनको कैसे कर लिया गया, उनको विकृत कर दिया गया, वो क्या कर दिया गया, उनका रूप बदल दिया गया, तो वो क्या कहलाते हैं आपके तद्भव शब्द, ठीक। अब आता है देशज आपको पता ही है, नाम से ही पता चल रहा होगा, जो देसी शब्द होते हैं, ठीक है, जिनकी हमें उत्पत्ति का ही पता नहीं है, बस आ गए हैं, वो हमारी भाषा में बोलते बिगड़ते जैसे भी हैं वो आ गए हैं। या जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी ने अपना लिए हैं उन्हें देशज या देशी शब्द कहा जाता है। जैसे गाड़ी, पेट, खिड़की, लोटा, पगड़ी, चिमटा आदि। या तो मतलब
उनका यही नहीं पता है कि वो बस हम बोलते बोलते वो उन्होंने एक भाषा का रूप ले लिया है, या कुछ ऐसे शब्द जो अन्य भाषाओं से, वो भी देसी भाषा है ना, आसपास की देसी भाषा, उनसे आ गए हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? देसी शब्द कहा जाता है, आसपास की भाषा से। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, देशज जो सिर्फ आसपास की भाषाएं हैं, ठीक, उन्हें देशज या देसी शब्द कहते हैं। अब आता है आपका विदेशी भाषाओं से, अब आता है विदेशज जो शब्द होते हैं, विदेशज या विदेशी, इनको क्या कहा जाता है? आगत शब्द भी कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि आगत शब्द, आगत, ठीक है, जो आ गए हैं तो किससे? जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। देखिए, देशज और विदेशी में इसमें भी आना है और इसमें भी आना है, लेकिन इसमें जो हमारे आसपास की भाषाएं हैं, ठीक है, और विदेशी जो विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं, आगत भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी से जो हिंदी में आ गए हैं, उन्हें विदेशी या विदेशज शब्द कहा जाता है, ठीक है। जैसे रेडियो, स्कूल, गमला, आलू, फर्श, कालीन, दाम, कूपन आदि, ठीक। तो आपके ये क्या थे? आपके ये क्या थे? उत्पत्ति की दृष्टि से। क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार कौन सा है, ठीक है। तो उसमें रूढ़ दे देंगे, योग रूढ़ दे देंगे, ठीक है, विकारी दे देंगे, और एक दे देंगे आपका तत्सम, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? उद्गम की उत्पत्ति, उद्गम की दृष्टि से राइट कौन सा होगा? तत्सम, ठीक। इस तरीके से ये तीन अन्य, इनको भी मैं आगे समझाऊंगी, रूढ़, योग, रूढ़, ठीक है। इसको देख लीजिए पहले, ठीक है। आ गए होंगे समझ में?